दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या बताने जा रहा हूँ। ये वाक़या इस औरत का है जिसने अपने मुफादात के लिए अपने प्यारों की जान से खेलकर उन्हें हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। और ये वो वक्त था जबकि मोबाइल फोन किसी के पास नहीं हुआ करते थे। बस किसी किसी के घर में फोन लाइन लगी होती थी और चंद पीसीओ वगैरह भी थे कि जिन जरिए लोग अपने अजीजों रिश्तेदारों से फोन पर बात कर लिया करते थे। तो दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम नसरीन था, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश चेहरे वाली हसीना थी, और एक लड़का जिसका नाम खालिद था, वो भी जवान और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और नसरीन के महल्ले में एक कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता था और उसकी दुकान नसरीन के घर के बिल्कुल सामने थी, जिसकी वजह से खालिद और नसरीन का रोज एक दूसरे से आमना सामना लगा रहता था। अक्सर नसरीन कपड़े वगैरह धोकर छत पर डालने जाती तो खालिद इसे देखता रहता और उनकी तानीफ का झांकी चलती रहती, और नसरीन भी अक्सर किसी न किसी वजह से खालिद की दुकान पर आया करती थी, कभी नील पॉलिश, कभी सुर्खी पाउडर वगैरह वगैरह लेने के लिए, और ऐसे ही इन दोनों में जान पहचान हो गई। एक बार नसरीन हाथ में जलेबियों वाला शॉपिंग बैग लेकर खालिद की दुकान पर काजल लेने गई तो खालिद कभी नसरीन की तरफ देखता तो कभी जलेबियों को देख रहा था, क्योंकि खालिद को मीठा बहुत पसंद था। नसरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हैं, जलेबियां पसंद हैं आपको? खालिद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे हर किस्म की मीठी चीज बहुत पसंद है। नसरीन ने फौरन जलेबियों वाला शॉपिंग बैग खालिद को देते हुए कहा, तो आप ऐसा करें कि ये रख ले, मैं और ले लूंगी। खालिद ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये आप ही रखिए, मैं अभी जाकर ले आऊंगा, आप बताएं आपको क्या चाहिए? नसरीन ने कहा, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये जलेबियां रखेंगे तो ही मैं आपसे कोई और बात करूंगी। खालिद ने कहा, पर नसरीन ने कहा, पर वर कुछ नहीं, अब ये जलेबियां रखेंगे, मैं ऐसे ही चली जा। खालिद ने कहा, अच्छा बाबा लाओ, पर मैं सिर्फ थोड़ी ही लूंगा, और प्लीज अब कोई जिद मत कीजिएगा, बाकी जलेबियां आपको लेकर जानी होगी। नसरीन ने कहा, ठीक है। फिर खालिद ने एक दो जलेबियां पकड़ी और खाते हुए बोला, जी अब बताएं आप क्या चाहिए? नसरीन ने कहा, मुझे काजल चाहिए। खालिद ने नसरीन को काजल देते हुए कहा, आपकी आंखें तो पहले ही बहुत प्यारी हैं, अगर उनमें काजल लगा लिया तो और भी क़यामत ढाएंगी। नसरीन शर्माते हुए बोली, अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। खालिद ने कहा, अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में बहुत खूबसूरत हैं किस्म से। नसरीन ने शर्माते हुए खालिद को काजल के पैसे दिए तो खालिद ने कहा, मैं अब से इस काजल के पैसे नहीं ले सकता। नसरीन ने कहा, क्यों? खालिद ने कहा, आपने मुझसे जलेबी के पैसे नहीं लिए और अब मैं इस काजल के पैसे कैसे ले सकता हूँ? नसरीन ने कहा, पर वो तो अभी नसरीन इतना ही बोला था कि खालिद ने नसरीन की बात को काटते हुए कहा, देखें, अब आप जिद मत करना, मैंने बोल दिया कि पैसे नहीं लेने तो नहीं लेने, बस। नसरीन ने कहा, तो फिर मैं ये काजल नहीं ले सकती, क्योंकि बना कीमत अदा किए मैं ये कैसे ले सकती हूँ? खालिद ने कहा, अच्छा, आपको उसकी कीमत ही अदा करनी है तो इसको अभी अपनी आंखों में लगा लें और मुझे अपनी आंखों का दीदार करा दे, बस इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। नसरीन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? खालिद ने कहा, प्लीज, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नसरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ही जिद्दी हैं, ओके, तो मैं ये लगा रही हूँ। ये कहते हुए नसरीन ने दुकान में लगे आईने में देखते हुए काजल अपनी आंखों में लगाया और पलटकर खालिद की तरफ देखा तो खालिद ने फौरन कहा, अरे माशाअल्लाह, चश्म बद दूर, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए, कसम से आज तो आपकी नजरें मेरी जान ही निकाल देंगी, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नसरीन शर्माते हुए बोली, अब बस करे, मैं जा रही हूँ जिद्दी दोस्त। ये कहकर नसरीन चली गई। फिर कई बार नसरीन खालिद की दुकान से चीजें खरीद कर ले जाया करती और दोनों में काफी गुपशप भी रहने लगी, और खालिद नसरीन को बहुत बार बना पैसों के ही चीजें दे दिया करता था, ये कहकर कि कोई बात नहीं, पैसे फिर दे देना, वरना अगर ये चीज सेल हो गई तो दोबारा बहुत देर से मिलेगी। नसरीन ने कहना, पर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो खालिद ने कहता, तो कोई बात नहीं, आप समझी के दोस्त से उधार में ले ली है और जब आपके पास पैसे हों तो दे देना, अब दोस्तों में इतना तो चलता ही है। इस वजह से नसरीन उधार समझ कर रख लेती, और नसरीन भी घर में जब कोई मीठी चीज बनानी तो वो घर वालों से छुपाकर खालिद के लिए ले जाया करती थी, क्योंकि एक बार खालिद नसरीन को बता चुका था कि उसे मीठा बहुत पसंद है। इस वजह से नसरीन जब भी कोई मीठी चीज बनाती तो उसे खालिद का ख्याल आ जाता था और वो इसके लिए ले जाती। ये सब काफी महीनों तक चलता रहा, और फिर एक दिन नसरीन खालिद की दुकान पर लिपस्टिक लेने के लिए गई तो खालिद ने नसरीन को लिपस्टिक देते हुए कहा, देखो नसरीन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरे बारे
मैं क्या सोचती हो, मेरा मतलब है कि तुम सिर्फ मुझे एक दोस्त ही समझती हो या तुम भी मुझे इसी तरह पसंद करती हो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। ये सुनते ही नसरीन ने शर्माते हुए कहा, अरे आप तो बहुत बुद्धू हैं, क्या आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं भी आपको इसी तरह चाहती हूँ जैसे कि आप मुझे चाहते हैं। खालिद जल्दी से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? नसरीन ने कहा, तो और क्या, वरना मैं रोज रोज तुम्हें मिलने के लिए बहाने बनाकर घर से बाहर थोड़ी ना आती। और तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हें मीठा बहुत पसंद है, तो देख लो इसी दिन से मैं जब भी कोई मीठी चीज बनाती हूँ सबसे पहले तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। खालिद खुशी से झूम उठा और बोला, नसरीन मैं जल्द ही अपने वालिदैन से बात करके उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा, तो क्या तुम भी अपने घर में किसी से बात कर लोगी? नसरीन ने कहा, अरे बाबा मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि किसी दिन उम्मी से इस बारे में बात कर सकूं। खालिद ने कहा, ठीक है, तो पहले तुम अपनी उम्मी से बात कर लेना, फिर मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। नसरीन ने कहा, हाँ हाँ जरूर, क्योंकि सच कहूँ तो अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूं। अभी खालिद और नसरीन बातें कर ही रहे थे, इतने में खालिद की दुकान पर कोई कस्टमर आए और नसरीन जल्दी से बोली, अच्छा बाद में आती हूँ, और ये कहकर अपने घर चली गई और खालिद अपने कस्टमर्स के साथ बिजी हो गया। फिर एक दिन नसरीन अपनी छत पर खड़ी खालिद को इशारे कर रही थी और खालिद भी अपनी दुकान के सामने खड़ा इसे इशारे कर रहा था कि नसरीन के बड़े भाई मुजम्मिल ने बाजार से वापस आते हुए इसे देख लिया और उसने घर में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। फिर क्या था, नसरीन के सब घर वाले नसरीन को बुरा भला कहने लगे और नसरीन को मारने पीटने लगे। इसी दौरान मुजम्मिल और इससे छोटा अनवार और नसरीन का वालिद ताजदीन तीनों खालिद को मारने के लिए जाने लगे, तो नसरीन की वालिदा सुल्ताना बीबी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो बात घर में है, और अगर आप लोग इस लड़के को मारो पीटोगे तो पूरे मोहल्ले में हमारी ही बदनामी हो जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो ताजदीन ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, क्या हम इस मामले पर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? सुल्ताना ने कहा, नहीं, अभी इस वक्त हमें इस लड़के को कुछ नहीं कहना, बस हमें अपनी बेटी को ही पट्टा डालना है। इतने में मुजम्मिल बोला, पर उम्मी वो दुकान वाला लड़का खालिद बाज नहीं आएगा। सुल्ताना ने कहा, इससे मैं खुद बात करूंगी, पर तब तक तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। ताजदीन ने कहा, ठीक है, पर अगर वो बाज न आया तो हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। तहरीर दीमी वुल्फ। सुल्ताना ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर इस वक्त तुम इस लड़के से दूर रहोगे। इसके बाद नसरीन के भाई और बाप वहां से चले गए। फिर सुल्ताना ने नसरीन को पूछा, बताओ ये सब कब से चल रहा है? नसरीन ने कहा, उम्मी मैं इसे पसंद करती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। सुल्ताना ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और जो पूछा है सिर्फ इसका जवाब दो। नसरीन ने कहा, कुछ महीनों से। ये सुनते ही सुल्ताना ने एक जोरदार थप्पड़ नसरीन के मुंह पर मारा और बोली, बेशर्म बेहया छे, तुझे अपने बाप और भाइयों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया, जो तुम उनकी इज्जत का जनाजा पूरे मोहल्ले में निकालने पर तली हो। और क्या रोज रोज तुम उसकी दुकान पर ये सब करने जाती थी? नसरीन ने कहा, उम्मी मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों की इज्जत को खतरा हो, और मैं खुद अब से इस बारे में बात करने वाली थी। सुल्ताना ने कहा, चुप कर नादान लड़की, तुझे पता नहीं अगर इस मोहल्ले में किसी को इस मामले की भनक भी लग गई तो पूरे मोहल्ले में तेरे साथ साथ हमारा मुंह भी काला हो जाएगा और तेरा बाप तुझे जान से मार देगा। इसलिए आज के बाद तेरे मुंह पर दोबारा इस लड़के का नाम ना आए, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। ये कहकर सुल्ताना गुस्से में अपने कमरे में चली गई और नसरीन बैठकर रोने लगी, क्योंकि नसरीन खालिद को बहुत पसंद करने लगी थी और वो सोते जागते सिर्फ खालिद के ख्वाबों में ही खोई रहती थी। लेकिन इस दिन के बाद नसरीन के घर वाले नसरीन पर पूरी तरह से नजर रखने लगे। नसरीन जैसे ही कपड़े धोकर छत पर सिखाने जाती तो इसके घर का कोई ना फर्द इसके साथ छत पर चला जाता और ये सब ऐसे ही चलने लगा। दूसरी तरफ खालिद भी बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि इसने बहुत दिन से नसरीन को नहीं देखा था। वो सारा दिन कभी नसरीन के दरवाजे की तरफ देखता रहता तो कभी नसरीन की छत की तरफ देखता रहता था, पर नसरीन इसको कहीं नजर नहीं आती थी।
फिर एक दिन नसरीन की एक सहेली राबिया नसरीन से मिलने आई तो नसरीन ने अपनी सहेली को खालिद के बारे में सब कुछ बताया और अपनी सहेली से इस बारे में मशवरा मांगा। तो राबिया ने नसरीन से कहा, देखो नसरीन, मैं तुम्हारी पूरी बात को समझ गई हूँ और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे घर वाले बहुत सख्त मिजाज के हैं, इसलिए तो मैं चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक औरत नीना बंगालन को जानती हूँ जो कि जादू टोने का अमल करती है और इसी औरत ने जादू टोने से बहुत से लोगों के काम भी किए हैं, जैसे कि पसंद की शादी कराना, आशिक को गुलाम बनाना, शौहर को राह रास्त पर लाना, बिगड़े हुए कामों को सुधारना, शादी ब्याह में रुकावट को दूर करना वगैरह वगैरह। ये सुनते ही नसरीन ने बड़ी हैरत से राबिया से पूछा, क्या वाकई में वो ऐसा करती है? राबिया ने कहा, यार पक्का तो नहीं पता, पर बहुत से लोग नीना बंगालन के पास अपने मसलों का हल तलाश करने जाते हैं। नसरीन ने कहा, यार तो फिर क्या मेरे इस मसला का हल भी उसके पास होगा? राबिया ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम्हें एक बार खुद इसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें देखकर बताएगी कि क्या मसला है। नसरीन ने कहा कि यार फिर तू ही मुझे अपने साथ ले चल क्योंकि मेरे भाई और बाकी घर वाले मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। राबिया ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगी तो तुम तैयार रहना। ये कहकर राबिया चली गई और नसरीन जादू टोने वाली औरत के बारे में सोचने लगी और फिर खालिद को ज़हन में लाकर खुद पाएगा। फिर अगले दिन राबिया नसरीन को लेने इसके घर आई और सुल्ताना से नसरीन को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। सुल्ताना ने राबिया से कहा, पर बेटी तुम जा कहाँ रही हो? राबिया ने बहाना बनाते हुए कहा, आंटी मैं बाजार जा रही हूँ, वो कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, इस वजह से नसरीन को साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि नसरीन की चॉइस के कपड़े मैं बहुत पसंद करती हूँ। सुल्ताना ने नसरीन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ राबिया के साथ, और हाँ जल्दी वापस आ जाना तुम्हारे भाइयों और बाबा के आने से पहले, वरना वो मुझे भी बोलेंगे। नसरीन ने बना बोले ही जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और फिर राबिया के साथ इस नीना बंगालन के पास चली गई। वहां जाकर देखा तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नीना बंगालन के आस्ताना में मौजूद थी, जिनमें ज्यादातर औरतें थीं और कुछ मर्द थे। और एक बहुत ही अजीब सी शक्ल वाली एक औरत अपने सामने आग जलाकर और अपने चारों तरफ हड्डियां और एक टब में बहुत से किसी किस्म के बाल से रखकर आंखें बंद किए हुए बैठी हुई मन में कुछ पढ़ रही थी। फिर अचानक से इस औरत ने अपनी आंखें खोली और एक लड़की को टब में से कुछ बाल निकाल कर देते हुए बोली, जाओ ये बाल ले जाओ और रात के वक्त जब तुम्हारा शौहर सोने लगे तो ये अपने शौहर के तकिए के नीचे रख देना और सुबह जब वो उठकर कमरे से बाहर चला जाए तो उन बालों को सफेद कपड़े में लपेटकर मेरे पास ले आना। बाकी का अमल मैं खुद करूंगी और फिर तो देखना तेरा शौहर कैसे तेरा दीवाना होता है। यह सुनकर लड़की ने जल्दी से वो बाल पकड़े और कुछ पैसे नीना बंगालन को देकर चली गई। इस दौरान नसरीन और राबिया ये सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। फिर इसी तरह बहुत से लोगों ने अपने अपने मसाइल नीना बंगालन को बताए और नीना बंगालन ने उनके मुमलत निपटाए और सब लोग एक एक करके चले गए। अब सिर्फ 4 ही लोग बच्चे थे, जिसमें राबिया, नसरीन और 2 औरतें शामिल थीं, जो कि सबसे आखिर में आई थी। फिर नीना बंगालन ने नसरीन की तरफ देखा और बोली, क्या चाहती है? तो नसरीन घबराकर राबिया की तरफ देखने लगी। राबिया ने नसरीन की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और उसे इशारे से नीना बंगालन से बात करने का कहा। फिर नसरीन ने झिझकते हुए सब कुछ नीना बंगालन को बताया, जिस पर नीना बंगालन ने कहा, बच्ची तेरा काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए तुझे 4 लोगों के दिमाग को काबू करना पड़ेगा और अगर तो वो 4 लोग 5 वक्त के नमाजी हुए तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले पर मेरा जादू कम असर करता है, या फिर यूँ समझ लो कि मेरी ताकत 5 वक्त के नमाजी के आगे कम हो जाती है। नसरीन ने कहा, नहीं नीना बीबी, उन 4 में से कोई भी 5 वक्त का नमाजी नहीं है, बस उम्मी है जो कि 1-2 टाइम नमाज पढ़ती हैं पर पूरी 5 नहीं पढ़ती। नीना बंगालन ने कहा, फिर तो तेरा काम जल्दी हो सकता है, लेकिन यह अमल बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, पर अगर तूने ये अमल ठीक से कर लिया तो समझ लो कि तुम अपने घर वालों से जैसा चाहोगी वो वैसा ही बोलेंगे। नसरीन थोड़ी जज्बाती अंदाज में बोली, नीना बीबी, मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नीना ने कहा, तो ठीक है, मुझे 7 रोज बिला नागा तेरे घर में जाकर पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद अमल अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। नसरीन ने कहा, अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको अपने घर कैसे बिला सकती हूँ, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा।
नीना ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं भेस बदल कर आऊंगी और किसी के सामने नहीं आऊंगी। रात के वक्त जब सो जाएंगे तो तब मैं आ जा करूंगी। नसरीन डरते हुए बोली, नहीं नहीं नीना बीबी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता है किसी न किसी ने हमें देख ही लेना है। आप कुछ और बता दे, क्या इसके अलावा कोई और हल है आपके पास? नीना बंगालन ने कहा, हल है तो सही, पर वो अमल अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। नसरीन ने कहा, आप बताएं तो हो सकता है कि मैं कोई गलती ना करूं और वो मेरे लिए बहुत आसान हो। नीना बंगालन ने कहा, मैं कुछ चीजें और कुछ मंत्र तुम्हें दूंगी और तुमने पूरे 7 दिन तक उन चीजों को अपने पास रखकर जो वो मंत्र प्रेमी हैं, लेकिन याद रहे तुमने ये मंत्र रात 12 बजे के बाद और दिन में ज़वाल के वक्त ही पढ़ने हैं, पर उन औकात के अलावा तुमने ये मंत्र नहीं पढ़ने। ये सुनते ही नसरीन ने कहा, ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, इसमें मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। नीना आंखें फाड़े नसरीन की तरफ देखते हुए बोली, रखो बच्ची, ये कोई खेल नहीं है, इसमें जब नुकसान होता है तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भयानक होता है। नसरीन ने जज्बात होकर कहा, मुझे मालूम है नीना बीबी, और मैं बच्ची नहीं हूँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये सब मुझे कैसे करना है। नीना बंगालन ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। इतने में राबिया ने नसरीन को बाजू से पकड़कर कहा, नसरीन देखो, ये नीना बंगालन सही कह रही है, तुम ये सब रहने दो। नसरीन ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और राबिया की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, मैं ये कर सकती हूँ। फिर नसरीन ने नीना बंगालन की तरफ देखते हुए कहा, आपने मुझे ये तो बता दिया कि ऐसा करने में मुझे से गलती हुई तो बहुत बुरा होगा, पर अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ऐसा ठीक से कर लिया तो क्या जो मैं चाहती हूँ क्या वैसा हो जाएगा? नीना बंगालन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रही तो तुम्हारा ये काम तो हो ही जाएगा, बल्कि इसके बाद भी तुम जैसा चाहोगी वो भी होता रहेगा, क्योंकि तुम उन चीजों पर काबू पा लोगी जिनके जरिए तुमने ये काम करवाना है। लेकिन इतना याद रखना, एक बार तुमने अमल शुरू कर लिया तो इसको पूरा करना होगा और तुम उसे बीच में छोड़ नहीं सकती, पूरे 7 दिन तक करना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अगर तुम कामयाब ना हो सकी तो तुम्हारा काम तो नहीं होगा, पर यह मंत्र तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये मुझे ही करने दो। नसरीन ने कहा, नहीं, अब मैं पूरी तरह से इस काम को करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें अपने घर में बुलाकर रिस्क लेने से अच्छा होगा कि ये काम मैं खुद ही करूँ। नीना बंगालन ने नसरीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इस काम को करने की लगन को भी देख रही हूँ। फिर नीना बंगालन ने नसरीन को कहा, सबसे पहले तुमने एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी भरकर अपने पास रख लेना है, लेकिन बर्तन मिट्टी का ही होना चाहिए। इसके बाद नीना बंगालन ने एक पोटली नसरीन को देते हुए कहा, ये लो, यह कब्रिस्तान की मिट्टी है। फिर एक थैला देते हुए कहा, इसमें 4 हड्डियां हैं। फिर एक छोटी सी बोतल नसरीन को देते हुए कहा, इसमें काले गुलाब की खुशबू है। जब भी तुम ने मंत्र पढ़ना शुरू करो तो इससे पहले अच्छी तरह इस खुशबू को अपने पूरे कपड़ों पर लगा लेना और जो कब्रिस्तान की मिट्टी है इससे अपने गिर्द एक गोल दायरा बना लेना, और याद रहे जो भी हो जाए तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, और सबसे पहले जो तुम्हें करना है वो खुशबू लगानी है। इसके बाद उन हड्डियों को अपने कमरे के चारों कोनों में एक एक करके रख देना। नसरीन ने कहा, ठीक है, सबसे पहले मैंने खुशबू लगानी है, इसके बाद चारों कोनों में हड्डियां रखनी हैं, फिर मिट्टी से एक दायरा बनाकर इसमें मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रख लेना है, फिर इसी दायरे में बैठकर मंत्र पढ़ना है। नीना बंगालन ने कहा, अरे वाह, बहुत जल्द ही समझ गई हो, इसका मतलब है तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। फिर नीना बंगालन ने एक कागज नसरीन को देते हुए कहा, ये लो, इसको तुमने 100 बार पढ़ना है, और जैसे ही 100 बार पढ़ लो तो इसके बाद वो लोग जो तुम्हारी शादी में रुकावट डाल रहे हैं उनको जहन में लाना है, फिर इस पानी पर फूंक देना है जो तुमने मिट्टी के बर्तन में डालकर रखा होगा। फिर इस पानी को थोड़ा थोड़ा उन सब को पिला देना है जो कि तुम्हारी शादी में रुकावट डाल रहे हैं, या उन लोगों के खाने में वो पानी डाल देना। बस ऐसा 7 दिन और 7 रातें करना है, फिर तुम खुद देख लोगी कि तुम्हारे काम कैसे सीधे होते हैं। यह सुनकर नसरीन अब थोड़ी खुश हो गई और उसने बंगालन से कहा, आपने ये तो बताया नहीं कि ये शुरू कब से करना है। नीना बंगालन ने कहा, आज तो ज़वाल का वक्त निकल चुका, अब तुम कल से शुरू करना, और हाँ, चंद जरूरी बातें मंत्र पढ़ते हुए तुम्हें बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी, पर तुम उन पर तवज्जो मत देना, और मंत्र पढ़ने के दौरान ना तो तुम किसी से मिल सकती हो और ना ही किसी को अपने से मिलने देना, और जिस पानी पर तुम मंत्र पढ़कर पिविनकोगी तो वो पानी खुद इस्तेमाल नहीं करना, और पहले 4 दिन
तुमने ये सब कमरे में रोशनी करके करना है और आखिरी 3 दिन सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर करना है और इस दौरान तुम्हारे कमरे की तमाम लाइटें बंद होनी चाहिए। बस उन बातों का खास ख्याल रखना। नसरीन ने कहा, मैं समझ गई। फिर नसरीन ने कुछ पैसे निकालकर नीना बंगालन को दिए और राबिया के साथ घर वापस आ गई और बड़ी होशियारी से सारा सामान अपने कमरे में जाकर रख आई और फिर अपनी वालिदा के साथ काम में मसरूफ हो गई। अगले दिन जब दोपहर को ज़वाल का वक्त शुरू हुआ तो नसरीन ने जल्दी से कमरे को अंदर से बंद किया और जैसा नीना बंगालन ने कहा था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ रखकर मंतर पढ़ने लगी और फिर अपने घर वालों को जहन में लाकर पानी पर फूंक मारी और वो पानी बहुत ही होशियारी से घर वालों के लिए जो खाना तैयार हो रहा था इसमें डाल दिया और फिर खुद बाहर से खाना मंगवाकर खाने लगी। और फिर रात के वक्त भी जैसे ही 12 बजे तो नसरीन ने जल्दी से पन्ना सारा जादू टोने का सामान निकाला और मंत्र पढ़ने लगी। पर ना तो नसरीन को किसी चीज की आवाज सुनाई दी और न ही नसरीन ने किसी किस्म की कोई गलती की। ये सब 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अगले दिन राबिया नसरीन से मिलने आई और नसरीन से इसके अमल के बारे में पूछा तो नसरीन ने इसे बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ये सब बहुत आसान है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। राबिया ने कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें ऐसे करते हुए कुछ भी अजीब नहीं लगा? नसरीन ने कहा, नहीं सब नॉर्मल ही है, पर घर वालों के मिजाज में कुछ नरमी जरूर हो गई है। बाकी अब पता नहीं नीना बंगालन ने मुझे ये अमल सही भी दिया था कि नहीं। राबिया ने कहा, हाँ हो सकता है, पर वो तो कह रही थी कि तुम्हें इविज सुनाई देंगी और कुछ चीजें भी नजर आएंगी। नसरीन ने कहा, नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बड़े मजे से ये अमल कर रही हूँ। अब बस बाकी के 4 दिन ही रह गए हैं, इसके बाद मैं अपने खालिद से जाकर मिलूंगी। राबिया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद नसरीन ने अपना 4था दिन भी पूरा कर लिया और वैसे ही पानी घर वालों के खाने में मिलाती रही और खुद बाहर से मंगवाकर खाती। है देखते हुए सुल्ताना ने कहा, नसरीन से कहा, नसरीन मैं देख रही हूँ तुम 3-4 दिन से घर का खाना नहीं खा रही हो, क्या वजह है? नसरीन थोड़ा घबरा गई और फिर बोली, हाँ उम्मी, आजकल मेरा दिल नहीं करता घर का खाना खाने को, इस वजह से बाहर से मंगवा लेती हूँ और वैसे भी अबू मुझे पैसे खाने पीने के लिए ही देकर जाते हैं, तो इस वजह से जो मेरा दिल करता वो खा लेती हूँ। सुल्ताना ने कहा, ठीक है, पर रोज रोज बाहर का खाना खाने से तुम बीमार भी पड़ सकती हो। नसरीन ने कहा, अरे उम्मी बस कल से मैं घर का खाना ही खा लिया करूंगी। ये कहकर नसरीन अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। दोपहर 12:03 का वक्त था। बाल का वक्त शुरू हो चुका था और नसरीन के अमल का 5वां दिन था। नसरीन मंत्र पढ़ रही थी, उसे किसी ने इसका नाम लेकर आवाज दी। नसरीन अचानक चौंक गई और कुछ देर के लिए खामोश हो गई और मुंह को एक जगह पर ही टिकाए सिर्फ अपनी आंखों को अपने दाएं और बाएं जानिब करती हुई खामोशी से इधर अलिफादेर देखने लगी। इतने में नसरीन को नीना बंगालन की बात याद आ गई कि अगर कोई आवाज सुनाई दे तो इस पर तवज्जो नहीं देनी। नसरीन ने जल्दी से दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में फिर से कोई नसरीन के पास आकर हंसने लगा। नसरीन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके पास ही कोई बैठा हुआ हंस रहा है। अब नसरीन थोड़ा डरने लगी और डर से कांपने लगी, पर फिर भी वो कांपते हुए मंत्र पढ़ती रही और जब 100 मंत्र पूरा होने वाले थे कि किसी ने नसरीन की सर की चोटी को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया। अब नसरीन पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन नसरीन ने बहुत मुश्किल से अपना मंत्र पूरा कर लिया और पानी पर फूंक कर उठी और फिर सारा सामान समेटकर दायरे की मिट्टी इकट्ठी करके वापस पोटली में डालने लगी। तो इसको महसूस हुआ कि जैसे इसके साथ कोई और भी मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी से पोटली में जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद ही पोटली में जा रही थी, पर नसरीन ने इस पर तवज्जो नहीं दी और उसने जल्दी से मिट्टी इकट्ठी की। फिर सारा जादू टोने का सामान वापस अपने बेड के नीचे छुपा दिया और कांपती हुई बाहर चली गई और बाहर जाकर सहम कर बैठ गई और सोचने लगी कि आज 5वां दिन है, अभी तो दोपहर थी, तो मैं इतना डर गई हूँ तो रात को क्या बनेगा, और आज रात तो मुझे बना लाइट के ही मंत्र पढ़ने हैं। ये सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई। इतने में इसके जहन में खालिद का ख्याल आ गया और नसरीन ने खुद को हौसला देते हुए कहा, नहीं मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी, मुझे बस खालिद को हासिल करना है। ये कहते हुए नसरीन अपने आप से बातें करती जा रही थी कि अचानक सुल्ताना वहाँ पर एक, और जब सुल्ताना ने नसरीन की तरफ देखा तो हैरत से बोली, नसरीन तुम ये किससे बातें कर रही हो? लेकिन नसरीन ने सुल्ताना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नसरीन कहीं पर खोई हुई थी। इतने में सुल्ताना ने नसरीन को पकड़कर हिलाया और कहा, नसरीन ये तुम क्या कह रही हो, कहाँ खोई हुई हो?